हाय गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया। अपना चल रहा है यूनिट 1 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये पार्ट 3 है। आई होप कि तुम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से समझ के कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अगर किसी ने फाकी मारा है तो फटाफट पहले पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म करो, उसके बाद पार्ट 3 चालू करना, क्योंकि फाकी मारेगा फंस जाएगा। देखो, अपना टारगेट यहाँ पे 90 प्लस है, उससे कम सोचना ही नहीं है, क्योंकि तुम सबको रैंक लाना है, गवर्नमेंट का स्कूटी, और तीसरा अपने रिजल्ट से पेरेंट्स को खुश करना है। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। तो देखो, क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स ऑफ आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल रेफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, मतलब लोन्स एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द आरबीआई टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो क्रेडिट कंट्रोल मतलब रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, मतलब लोन। तो जो भी हम लोग लोन लेता है, जिससे इकोनॉमी में पैसा आता है, उसका सारा रेगुलेशन आरबीआई बनाता है कि किस हिसाब से लोगों को लोन देना है, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है, और किस हिसाब से इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई होना चाहिए, जिससे इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बना रहे और साथ ही साथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से भी बचा जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये एक होता है इन्फ्लेशन और दूसरा होता है डिफ्लेशन। ये क्या चीज होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझता है, तब जाके ये सारा कहानी तुम लोगों को समझ में आएगा। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस कंटिन्यूअसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे गुड्स और सर्विसेज का प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और इससे लोगों का परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो कम हो जाता है। आगे देखो, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब इससे होता क्या है, चीजों का प्राइसेस अगर बढ़ता जाए तो उससे क्या होगा? तो ये देखो, एक्सेस मनी सप्लाई, मोर मनी इन सर्कुलेशन देन नीडेड। नेक्स्ट है हाई डिमांड। डिमांड exceeds supply of goods and services, rising production cost, increase in wages, raw materials, etc. Effects of inflation: decreases value of money. Same money buys fewer goods. Hurts fixed income groups. Salaries don't rise as fast as prices. Increases cost of living. Daily expenses become higher. ये इन्फ्लेशन होता क्यों है? तो सबसे पहला बात, जब इकोनॉमी के अंदर एक्सेस मनी सप्लाई हो जाता है, क्रेडिट लोन्स वगैरह बैंक बहुत ज्यादा देने लगता है, तो इससे क्या होता है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है। इससे क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। जितना सप्लाई नहीं है उससे ज्यादा डिमांड होने लगता है। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, चीजें बनाने में जो खर्च होता है, वो भी बढ़ने लगता है, जैसे कि वेजेस, रॉ मटेरियल का प्राइसेस, वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो इससे क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्राइस लगातार बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो काफी ज्यादा हो रहा है। उससे क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका डिमांड बढ़ते जाएगा। आज मान लो किसी चीज का दाम 100 रुपया है और हर एक आदमी 100 रुपया देना चाहता है, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, इसका दाम 150 रुपया हो जाएगा, फिर भी लोग 150 रुपया में भी खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से चीजों का डिमांड बढ़ते जाता है, और इसका परिणाम क्या होगा, डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ मनी। जो मनी का जो वैल्यू है वो गिरते जाएगा, जिससे फिक्स इनकम कमाने वाले लोगों को काफी तकलीफ होगा, क्योंकि सैलरी इतना फटाफट नहीं बढ़ता है जैसे कि चीजों का प्राइसेस बढ़ता है। तो इससे देखने को ये मिलेगा कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो डेली का जो खर्च वगैरह है वो काफी बढ़ते जाएगा। तो जो इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको एक बैलेंस में लेके आना जरूरी है, और ये किसका काम है, आरबीआई का। तो ये तो हम लोग देख लिया इन्फ्लेशन। अब देखता है कि डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर द general price level of goods and services falls continuously over a period of time, leading to reduced income, investment and demand. तो डिफ्लेशन क्या है? ये वैसा सिचुएशन है जहां पे गुड्स और सर्विसेज का प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिरते जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लीडिंग टू रिड्यूस्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड। अब ये डिफ्लेशन होता क्यों है? लो डिमांड, पीपल spend less, reducing business revenues, shortage of money supply, less credit and liquidity in the economy, fall in investment, businesses reduce production and
हायरिंग। तो ये डिप्लेशन होता क्यों है? क्योंकि डिमांड बिल्कुल कम है, लोग कम खर्च कर पा रहा है, जिससे बिजनेसेस का सेल कम होते जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई, लेस क्रेडिट एंड लेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जहां पे इन्वेस्टमेंट में काफी गिरावट आ चुका है, बिजनेसेस प्रोडक्शन और हायरिंग कम कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण डिफ्लेशन होता है। अब इसका इफेक्ट देखो, रिड्यूसेस इनकम एंड प्रॉफिट्स, बिजनेसेस सफर लॉसेस, इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट, लेस प्रोडक्शन ड्यू टू जॉब कट्स, स्लोज इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन ड्रॉप्स। तो जब भी डिप्लेशन आता है इकोनॉमी के अंदर तो इनकम और प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिलता है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ जाता है। डिफ्लेशन भी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको भी एक बैलेंस करना पड़ेगा और ये किसका काम है? आरबीआई का। तो अब तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन क्या है। तो इन दोनों को बैलेंस बनाने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना हो ज्यादा, इसके लिए आरबीआई के पास कुछ क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स है, जिससे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्रेडिट लोन्स के अंदर रेगुलेशन लेके आता है, जिससे इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बना रहे और इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन से बचा जा सके। तो आगे हम लोग देखेगा टेक्निक्स, किन टेक्निक से इन सब चीजों से बचा जा सकता है। तो पहले देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो कहीं भी तुमको ये क्रेडिट चीज दिख जाए, इसका मतलब होता है लोन, समझ रहा है? क्रेडिट का मतलब लोन। ये क्रेडिट कंट्रोल करके होगा क्या, इसका मेन मकसद क्या है, आरबीआई क्यों करता है, वो हम लोग देखेगा। तो देखो, द आरबीआई यूजेस क्रेडिट कंट्रोल टू अचीव द फॉलोइंग। तो पहला है कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, रिड्यूस excess money supply during inflation and increase credit availability during। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जब प्राइसेस बढ़ जाता है, चीजों का दाम बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है? मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो रखा है, तो क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या चीज? मनी सप्लाई। जो भी एक्सेस मनी सप्लाई हो रखा है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कब? जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तब। इसके बाद आता है डिफ्लेशन, मतलब जब डिमांड बिल्कुल नहीं है, चीजों का दाम बिल्कुल गिरते जा रहा है, मतलब डिमांड खत्म हो गया है। डिमांड खत्म हो गया मतलब पैसा नहीं है मार्केट में। क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब लोन देना चालू करना पड़ेगा ज्यादा, तब जाके ये चीजें बैलेंस आउट होगा। ठीक है यहां तक? आगे देखो, एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, कीप प्राइसेस स्टेबल फॉर इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। आरबीआई एंश्योर करता है कि गुड्स और सर्विसेज का प्राइसेस स्टेबल रहे फॉर इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और बहुत ज्यादा कम ना हो जाए, तो इसीलिए आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल को यूज करता है। नेक्स्ट देखता है स्टेबलाइज करेंसी वैल्यू, प्रिवेंट शार्प चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द रुपी। तो आरबीआई ये भी देखता है कि अपना जो रुपी है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस ना आ जाए, तो उसको भी स्टेबलाइज करने के लिए ये क्रेडिट कंट्रोल इस्तेमाल करा जाता है। आगे है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, एंश्योर क्रेडिट रीचेस प्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो जो भी लोन वगैरह हम लोग बैंक से उठाता है तो आरबीआई ये भी देखता है कि वो लोन्स वगैरह हमेशा किसी प्रोडक्टिव सेक्टर में जाए, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जिसको ज्यादा जरूरत है। और इससे होगा क्या? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बात यहां पे समझ लो कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है। तो हर एक कंट्री में, हर एक इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है सर्विस सेक्टर और तीसरा है इंडस्ट्रीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक, ये 3 ही सेक्टर है। क्या है? पहला एग्रीकल्चर, दूसरा सर्विस और तीसरा इंडस्ट्रीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर मिलके किसी भी देश का इकोनॉमी बनाता है। कैसे? अब देखो, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें बहुत सारा आदमी लोग काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है और पैसा कमा रहा है। सेम वैसे ही सर्विस सेक्टर है, मतलब जैसे कि बैंक हो गया, सीए, डॉक्टर, ये सब क्या है? ये सब सर्विस दे रहे हैं। लोग कुछ सामान नहीं बेच रहा है, सर्विस दे रहा है, तो ये लोग भी अपना धंधा में लगा हुआ है, पैसा कमा रहा है। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ पे भी लोग लगा हुआ है, गुड्स बना रहा है
और बेच रहा है, इन तीनों सेक्टर में जितना ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होगा उतना अच्छा है। उससे क्या होगा, अपना जीडीपी बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और लोग खर्च करेगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी फायदा है। कैसे? जितना गुड्स एंड सर्विस बाय और सेल होगा उतना ही गवर्नमेंट के पास में टैक्स जाएगा, और जितना ज्यादा लोगों का इनकम इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट के पास में इनकम टैक्स जाएगा, और गवर्नमेंट उन सब पैसों को क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगा, रोड, ब्रिज, रेलवेज, स्कूल, कॉलेजेस बनाएगा। समझ रहा है? तो ऐसे होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये तीनों जो सेक्टर है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों ही सेक्टर मिलके किसी भी कंट्री का इकोनॉमी बनता है। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट स्पेकुलेशन, मतलब स्टॉप अनप्रोडक्टिव एंड स्पेकुलेटिव यूज ऑफ क्रेडिट। तो ये जो भी बैंक वगैरह लोन देता है तो आरबीआई ये चाहता है कि ये लोन वगैरह अच्छी जगह में इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि ये लोन का पैसा जुआ में जा रहा है, सट्टा में जा रहा है। तो इन सब चीजों को भी रोकने के लिए क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई यूज करता है। तो आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इज डन यूजिंग टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। पहला है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स, दूसरा है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स। इन टेक्निक्स के मदद से इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट कंट्रोल करता है, जिससे ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए, ज्यादा डिफ्लेशन ना हो जाए। ये दोनों मेथड देखते हैं डिटेल में एक एक करके। तो पहला मेथड है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स। ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है? दीज मेथड्स कंट्रोल द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो इसमें पहला आता है बैंक रेट पॉलिसी। ये क्या होता है? इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स। तो देखो होता क्या है, अगर पब्लिक को लोन चाहिए तो किसके पास जाएगा? बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास, जैसे कि एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। ये सब क्या है? ये सब कॉमर्शियल बैंक। ये हम लोगों को लोन देता है पब्लिक को, और ये जो बैंक वगैरह है इसको लोन कौन देता है? आरबीआई। ठीक, इतना बात समझ में आ गया? आरबीआई बैंक को लोन देता है और बैंक वाला हम लोगों को लोन देता है। और दूसरा बात, हम पब्लिक लोग डायरेक्ट आरबीआई से लोन नहीं ले सकते, हम लोगों को बैंक से ही लोन लेना पड़ेगा, और बैंक वाला किससे लोन लेगा? आरबीआई। ठीक है यहां तक? तो होता क्या है, जब भी ये जो कॉमर्शियल बैंक वगैरह है ये आरबीआई से लोन लेता है, आरबीआई क्या करता है? इनसे इंटरेस्ट लेता है। इनसे इंटरेस्ट लेता है कौन? आरबीआई। किससे? बैंक से। अब वो रेट कुछ भी हो सकता है, 10%, 15%, कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलता है कि जो आरबीआई है वो बैंक से कितना लेता है? 10% इंटरेस्ट। तो बैंक के लिए 10% खर्चा है। ये जो पैसा मिला आरबीआई से किसको? बैंक को। ये पैसा बैंक वाला पब्लिक को देता है। तो जैसे देखो यहाँ पे आरबीआई से इसको कितना परसेंट पे लोन मिला? 10%। तो ये हम लोगों को क्या करेगा? पब्लिक से 15% लेगा और 5% इसका फायदा हो गया। समझ रहा है? तो देखो जब भी हम लोग लोन लेता है ना, जैसे कि मान लो हम 10,000 का लोन ले लिया, तो इस पे हमको मान लो 10% इंटरेस्ट देना पड़ा, 10% इंटरेस्ट। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1,000। तो अब जब हम वापस करेगा ना लोन, तो हमको कितना वापस करना पड़ेगा? 10,000 प्लस 1,000, मतलब 11,000 हमको वापस करना। ये 10% क्या है? ये है इंटरेस्ट। ठीक है, यहां तक हम लोन लिया 10,000, 10% हमें इंटरेस्ट भर दिया, तो टोटल हम कितना वापस कर रहे हैं बैंक को? 11,000। 1,000 क्या है? मेरा लिए खर्चा है, क्योंकि 10,000 को हम इस्तेमाल किया है 1 साल के लिए, तो हमको 10% इंटरेस्ट देना पड़ा। अगर ये बैंक वाला आरबीआई से लोन लेगा तो आरबीआई मान के चलता है कि 10% इसे इंटरेस्ट लिया, और हम लोग पब्लिक अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक वाला क्या करेगा? हम लोग से इंटरेस्ट लेगा। अब यहाँ ये 10% दे रहा है तो हम लोग से ज्यादा लेगा, ये 15% लेगा। समझ रहे हैं? तो इसी को बोलता है हम लोग बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट? इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। अब बात यहाँ पे ये आता है कि क्रेडिट कंट्रोल होगा कैसे, लोन कैसे कंट्रोल होगा? इफ द बैंक रेट इंक्रीजेस, बोरोइंग बिकम्स कॉस्टलियर, क्रेडिट रिड्यूसेस, मतलब लोन रिड्यूसेस। अब मान लो ये जो लोन है आरबीआई पहले 10% में दे रहा था, अब ये इसको 20% कर दिया या फिर 15% कर दिया। तो अब अगर ये 15% में मिल रहा है इसको बैंक को, तो ये तो हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, तो ये हम लोगों को 20% कर देगा। समझ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग के लिए खर्चा ज्यादा हो जा रहा है। तो पहले जो तुमको सस्ता मिल रहा था अब तुमको महंगा मिल रहा है, तो क्या करेगा? तुम लोन कम लेगा,
तो जब तुम लोन कम लेगा तो क्या होगा, पब्लिक के हाथ में कम पैसा आएगा और उससे डिमांड कम होगा। समझ रहा है? तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, इफ द बैंक रेट इंक्रीजेस बोरोइंग बिकम्स कॉस्टलियर। इससे क्या होगा, क्रेडिट कम होगा, आदमी कम लोन लेगा। वैसे ही इफ द बैंक रेट डिक्रीजेस, अगर आरबीआई वाला बैंक रेट कम कर दे, मान लो ये 5% कर दे, तो हम लोगों को और सस्ता मिलेगा। समझ रहा है? 10% में मिल जाएगा। तब क्या होगा, क्रेडिट बिकम्स चीपर। इससे क्या होगा, मोर क्रेडिट फ्लो, अब क्रेडिट बढ़ेगा। तुमको ये देखना है कि लोन कम करना है ना लोन ज्यादा देना है। लोन अगर कम करना है तो बैंक रेट को बढ़ाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो बोरोइंग है, जो लोन है, वो महंगा मिलेगा। उससे क्या होगा, क्रेडिट कम हो जाएगा। वैसे ही अगर हमको मान लो लोन ज्यादा देना है, आरबीआई को ज्यादा लोन देना है पब्लिक को, तो क्या करेगा, बैंक रेट को कम कर देगा। इससे क्या होगा, जो क्रेडिट है वो सस्ता हो जाएगा। मोर क्रेडिट फ्लो, आदमी और ज्यादा लोन लेगा, फिर क्या होगा, डिमांड आएगा मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से ये जो बैंक रेट पॉलिसी है ये काम करता है। तो आगे देखते हैं केस रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ये क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ ए बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट मस्ट बी केप्ट विद द आरबीआई इन कैश फॉर्म। तो देखो होता क्या है, हम लोग अपना पैसा कहां जमा करता है, बैंक में जमा करता है। देखना तुम लोगों का गार्जियन का बैंक अकाउंट होगा जिसके अंदर हम लोग अपना जो भी पैसा है वो डिपॉजिट करके रखता है बैंक में। क्यों, जिससे सेफ रहे पैसा अपना और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे। तो होता क्या है कि जब भी हम अपना पैसा बैंक में जमा करता है, बैंक वाला वो पैसा क्या करता है, लोन पे दे देता है। अब लेट से तुम 10,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया अपना पैसा, तो बैंक वाला क्या करता है, यहां से कुछ पैसा अलग रख देता है जिसको बोलता है हम लोग सीआरआर। लेट से सीआरआर जो है अभी 10% है, तो 10% कितना होगा 10,000 का, 1,000। तो पैसा कितना बचा, 9,000 बच गया। इसे 10,000 में से बैंक वाला क्या किया, 1,000 सीआरआर आरबीआई के पास रख दिया अलग से, और बाकी का जो पैसा 9,000 है वो क्या करेगा, बैंक वाला लोन पे दे देगा किसी और को। समझ रहे? तो इसी को हम लोग बोलता है सीआरआर। अब इससे क्रेडिट कंट्रोल कैसे होगा, तो अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा ज्यादा हो गया है, आरबीआई को जो लोन है वो कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, ये जो सीआरआर है इसको बढ़ा देगा। इसको 1,000 से 3,000, 4,000, 5,000 कुछ भी कर सकता है आरबीआई। 1,000 से मान लो 3,000 हो गया, तो इधर पैसा कितना बचेगा, 7,000 ही बचेगा। अब जो लोन दे सकता है बैंक वाला वो 7,000 ही दे सकता है। समझ रहा है? तो इससे क्या होगा, जो क्रेडिट है, जो लोन है, वो मार्केट में कम जा रहा है, इकोनॉमी में कम जा रहा है। इससे क्या होगा, जो डिमांड है वो कम होगा, लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा। ये कब करना है, जब डिमांड बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब हम लोगों को ये काम करना है, सीआरआर को बढ़ा देना है। समझ रहा है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हायर सीआरआर, लेस मनी टू लेंड। बैंक के पास में कम पैसा बचेगा लोन पे चढ़ाने के लिए, उससे क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल होगा। इसका उल्टा अगर मान लो लोगों का पैसा नहीं है, डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो क्या करना पड़ेगा, जो सीआरआर है उसको कम करना पड़ेगा। जैसे कि 1,000 आरबीआई ले रहा था, तो इसको मान लो 500 कर दिया, तो अब बैंक के पास कितना है, 9,500 है लोन पे चढ़ाने के लिए। तो इससे क्या होगा, मोर मनी टू लैंड, बैंक के पास में ज्यादा पैसा बचेगा। मोर क्रेडिट इन मार्केट में ज्यादा क्रेडिट जाएगा, लोन ज्यादा दे पाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो लोग खर्च करेगा, तो डिमांड वापस। तो इस तरीके से ये जो सीआरआर है वो काम करता है। आ रहा बात समझ में? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, ये क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो ये एसएलआर क्या है और कैसे काम करता है, जैसे कि वापस देखो, हम लोग बैंक में अपना पैसा जमा करता है। लेट से तुम 10,000 जमा कर दिया, तो क्या करना पड़ता है इसमें, सबसे पहले तो बैंक के पास सीआरआर जमा करना पड़ता है। मान लो 1,000 सीआरआर बैंक वाला आरबीआई के पास रख दिया, और यहाँ से कुछ पैसा बैंक को अपने पास भी रखना होता है। समझ रहे? लेट से 1,000 और रख दिया, तो कितना बचा यहाँ पे, 8,000 बचा। अब ये 8,000 ही जो बैंक है वो लोन पे दे सकता है। समझ रहा है? एक तो सीआरआर हो गया जो कि बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, जितना भी डिपॉजिट उसके हाथ में आया, प्लस एसएलआर के रूप में बैंक को खुद भी कुछ पैसा अलग से रखना होता है, जो भी उसका डिपॉजिट मिला है उसको। सेम कहानी, जैसे सीआरआर था वैसे ही
SLR भी काम करता है। अगर इन्फ्लेशन हो रखा है, बहुत ज्यादा डिमांड है, तो क्या करना पड़ेगा? RBI बोलेगा कि तुम ज्यादा अपने पास SLR रखो, इसके पास कम पैसा बचेगा, ये कम लोन देगा। वैसे ही उल्टा, अगर डिफ्लेशन हो रखा है, डिमांड बिल्कुल नहीं है, तो RBI बोलेगा SLR तुम कम रखो और लोन तुम ज्यादा लो। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO। ये क्या होता है? RBI बाइज और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। अब ये कैसे काम करता है? अब लेट्स से इन्फ्लेशन हो रखा है, बहुत ज्यादा डिमांड है, इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है। गवर्नमेंट क्या करता है? अपना जो भी सिक्योरिटीज है वो बेचना चालू करता है। इससे क्या होता है? जो भी इकोनॉमी के अंदर पैसा है वो ऑब्जर्व हो जाता है, तो RBI के पास आ जाता है, और जो लोन वगैरह है वो वापस कम हो जाता है। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कम होगा, लोगों का हाथ में कम पैसा रहेगा और वो लोग कम डिमांड करेगा। वैसे ही उल्टा, अगर डिफ्लेशन हो रखा है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो क्या करना है? वापस पैसा डालना है ना मार्केट में। तो RBI क्या करता है? जो सिक्योरिटीज है उसको खरीदने लगता है। तो हमसे खरीदा, तुमसे खरीदा, तो क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इससे क्या होगा? क्रेडिट इंक्रीज होगा। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो नेक्स्ट देखो, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक। अब ये क्या है और ये कैसे काम करता है? दिस कंट्रोल द यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, नॉट द टोटल वॉल्यूम। तो इसमें पहला टूल क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। RBI changes the margin amount required to take loans against securities। तो जब भी हम लोग लोन वगैरह लेता है तो हम लोगों को कुछ मार्जिन देना होता है या फिर जमा करना होता है। तो RBI क्या कर सकता है? इस मार्जिन को कम वैसी कर सकता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अनुसार। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है तो मार्जिन बढ़ा देगा, उससे क्या होगा? लोग कम लोन लेगा, लोगों को हाथ में कम लोन जाएगा। वैसे अगर डिफ्लेशन हो रखा है तो मार्जिन कम कर देगा, उससे क्या होगा? लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा जाएगा, लोन आएगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है क्रेडिट रैशनिंग। ये क्या होता है? RBI सेट्स लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है? RBI लिमिट लगा देता है कि उस सेक्टर के अंदर इतना ही लोन दिया जा सकता है, उससे ज्यादा लोन नहीं दिया सकता है। ये क्या है? ये RBI लिमिट लगा देता है। मोरल सोशियन। ये क्या होता है? RBI रिक्वेस्ट और एडवाइजेस बैंक टू फॉलो ए डिसिप्लिन लैंडिंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है? RBI रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस कर सकता है इन कॉमर्शियल बैंक्स को कि तुम लोगों को किस हिसाब से लोन देना है, कम देना है या फिर ज्यादा देना है, उस हिसाब से ये काम करता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन। RBI कैन टेक direct action against banks that don't follow its instructions like penalties, restrictions। तो RBI डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है बैंक्स के खिलाफ जो इसका इंस्ट्रक्शंस ना फॉलो करे, जैसे कि पेनल्टी लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये सब भी चीजें RBI कर सकता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। तो ये था अपना यूनिट 1 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट 3। आई होप कि तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो अब तुम लोग काम चालू होता है, जितना भी नोट्स है उसके कॉपी में नोट डाउन करो, वीडियो को दोबारा देखो, जिससे सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए और तुम एग्जाम में जाके किल कर दो। आ रहा है बात समझ में? फाकी बिल्कुल नहीं देना है, तैयारी अभी से चालू करना है, क्योंकि अपना टारगेट 90+ है, उससे नीचे सोचना भी नहीं है। अगर सोचा तो बहुत मार खाएगा। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर बाय बाय।